फिर उसके बाद हाँ, नीना का नाम नहीं आया होगा, जरूर होगा। तो नीना की बारी। ये नीना आई है। नीना वाही है और मैं बॉस्टन में हिंदी पढ़ा रही हूँ आजकल। और ये हिंदी मंच में मेरी दूसरी कहानी है। कहानी नहीं, ऐसा कुछ उल्टा सीधा लिख लेती हूँ। तो कहानी का शीर्षक है गुमशुदा की तलाश। बात उन दिनों की है जब हिंदी चेतना में आई थी। हाँ, जब हिंदुस्तान का बंटवारा हो चुका था और कानपुर घटनास्थल है। कानपुर में माल रोड पर तारघर के पीछे नवाब साहब के हाथे में हमारा मकान था। तारघर में बाईं तरफ रिजर्व बैंक, जहां हमारे पिताजी और चाचा काम करते थे, और दाईं ओर द्वारिकाधीश का मंदिर है। मकान में मेरे साथ मेरे भाई बहन और माता पिता के 3 चाचा सपरिवार रहते थे। मुझे मिलाकर उस घर में पूरे 24 बच्चे थे। बात उन दिनों की है जब मैं बहुत छोटी थी और अभी चल नहीं पाती थी। हालांकि मेरी हम उम्र के मेरे 2 चचेरे भाइयों ने चलना शुरू कर दिया था। गर्मियों का मौसम था और दोपहर को खाने के बाद आम खाने का दौर चला। तब मेरी चचेरी बहन सुरेखा ने सबको आम बांटे और एक आम बच गया। बचे हुए आम से सबको मालूम हुआ कि घर में एक बच्चा गायब है। सबको नाम लेकर पुकारा गया, तब पता चला कि नीना नहीं है। सबने कहा, अरे देखो, खिड़की पर बैठी होगी। घर के सारे सदस्य खोजबीन करने में जुट गए, लेकिन मेरे पैरों में शायद उसी दिन पंख लग गए और मैं घर से निकलकर चलते चलते गली में आ पहुंची। अकेली बच्ची को गले में घूमते देखकर मोहल्ले के मौलवी साहब मुझे अपने घर ले गए। मुझे केवल इतना ही याद है, एक प्यारी सी आंटी जिन्होंने हरी ओढ़नी पहनी थी मुझे अपनी गोदी में ले लिया और चम्मच से उन्होंने मुझे सेवइयाँ खिलाई। कुछ देर बाद मौलवी साहब वापस गली में आ गए। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किस घर में रहती हूँ, क्योंकि मैंने चलना शुरू नहीं किया था और मोहल्ले में किसी ने मेरा चेहरा पहले नहीं देखा था। इतने में मेरे पिताजी घबराए हुए इधर उधर पूछते हुए दिखाई दिए। तो मौलवी साहब ने मुझसे पूछा, बेटी देखो तो ये कौन है? मैं चिल्लाकर पिताजी की ओर भागी। मुझे चलकर अपने पास आता हुआ देखकर पिताजी को इस बात की इतनी खुशी हुई कि मैंने चलना शुरू कर दिया। इस खुशी में वे ये भूल गए कि सारा घर मुझे ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो रहा है। मुझे देखकर मेरी मम्मी बहुत खुश हुई। वे मुसलमानों के मोहल्ले में रहने के बावजूद भी हमेशा उनसे दूर ही रहती थी। बंटवारे के दौरान उन्होंने अपनी आंखों से जो कत्लेआम देखा था, उसकी दहशत अब तक उनके मन में थी। इस कारण वे मुसलमानों के प्रति उदासीन सी थी। मेरे गुम होने के कारण उनका दृष्टिकोण मुसलमानों के प्रति हमेशा के लिए बदल गया। उस दिन के बाद मौलवी साहब और उनके परिवार से हमारा दोस्ती का संबंध बन गया। आज मैं इस घटना के बारे में विचार करती हूँ तो लगता है कि अंग्रेज़ों ने तो एक बार में एक पाकिस्तान बनाया था, लेकिन हम लोग अपने संकुचित दृष्टिकोण और व्यवहार से अपने चारों ओर रोज कितने ही पाकिस्तान बनाते रहते हैं। थैंक यू। ये सच्ची घटना थी। ये घटना थी, हाँ। बचपन में मैंने बहुत बार सुनी थी मम्मी और इससे हरी और नीली सच्ची। हाँ, तो अब आप कहानियों के बाद ही बात करेंगे। हाँ, कहानी के बाद whatever you can read पढ़ मैं तब तक अपनी तैयारी करती हूँ। मेरा ये फाइल दे दे मुझे। मेरी कहानी क्योंकि मैं सबको इतनी ज़ोरदार ईमेल्स भेज रही थी और मैं इस बात की आभारी हूँ कि मुझे एक बार भी कहना नहीं पड़ा। सबने अपने और मैंने भी यहाँ काफ़ी देर सीमा और मैंने भी आने से पहले सिर्फ काफ़ी कांट छांट कर दी थी, तो उतना ही है जितना पढ़ने के लिए लाई हूँ।
रात को फोन की घंटी बजी, नीरज का था। दीदी आ जा। पापा, मैंने पूछा। बस अब ज्यादा वक्त नहीं बचा। मैंने कुछ नहीं कहा। जल्दी से टिकट ले ले दीदी। और मम्मी, वो कैसी हैं? बस वैसी ही हैं, कुछ नहीं बदला, नीरज ने बताया। कल से पापा के कमरे में भी नहीं आई हैं। क्या उन्हें पता है कि पापा? मुझसे आगे बोला नहीं गया और गला भराया। दीदी हिम्मत रख, ये तो होना ही था। भैया है ना यहाँ, उनका भी कहना है कि अब हॉस्पिटल नहीं लेके जाना चाहिए। एक पल तक दोनों तरफ सिर्फ चुप्पी थी। अच्छा चल, मैं टिकट बुक करके तुझे फोन करती हूँ। नीरज का फोन था। अमित फोन की घंटी सुनकर उठ चुका था। मैंने सिर हिलाया। पापा? नीरज कह रहा है कि जल्दी आ जाऊं, ज्यादा वक्त नहीं है। और मैं उठकर बाथरूम की ओर चली गई। हाथ धोते वक्त अचानक अपना प्रतिबिंब देखकर थोड़ा चौंक सी गई। क्यों नहीं टूट कर बिखर रही हूँ मैं? क्या ठीक से सुना नहीं कि पापा के पास अब वक्त नहीं बचा? शायद मेरे यहाँ पहुँचने से पहले ही वो। लेकिन सच तो ये है कि पिछले साल भर से हर बार जब भी समय असमय फोन की घंटी बजी तो मुझे यही लगता था नीरज का फोन होगा और कोई वो ऐसी ही खबर देगा। और हर बार जब खबर ऐसी ना होकर पापा की बिगड़ती हुई हालत की होती तो मैं मन ही मन सोचती थी, ऐसी खबर क्यों नहीं है? क्यों इतना दुख भोग रहे हैं पापा? और आज जब ये फोन आ गया है तो समझ नहीं आ रहा कैसा महसूस होना चाहिए मुझे। बाथरूम से निकली तो अमित कंप्यूटर पर टिकट देख रहा था। अगली सुबह पहले बच्चों को बताया, फिर पड़ोस में उमा को फोन करके बताया कि स्कूल के बाद बच्चे उसके घर में आकर रहेंगे जब तक अमित शाम को ऑफिस से नहीं आ जाता। और एक बार भी ख्याल नहीं आया कि कोई भी खबर सुनकर बौखला नहीं रहा, ऐसे जैसे इस दृश्य की रिहर्सल बहुत बार हो चुकी है, आज सिर्फ शूटिंग वाला दिन है। लेकिन जब मैंने अपने ऑफिस फोन किया तो नैन्सी ने पूछा, हाउ इज योर मदर? ओके, मैंने जवाब दिया। हैरानी होनी चाहिए थी मुझे कि नैन्सी को छोड़कर किसी ने भी मुझसे मम्मी के बारे में कोई बात ही नहीं की थी, जबकि 1.5 साल पहले मम्मी पापा यहाँ आए थे और मम्मी को स्ट्रोक हुआ था। सब मम्मी की ही बात करते थे। हम लोग कितना दहल गए थे। कुछ दिन पहले तो डॉक्टर भी कहने लगे थे कि हालत सुधरना असंभव सा दिख रहा है। अगर होश आ भी गया तो मालूम नहीं किस हालत में होंगी। 1 हफ्ते तक वो अस्पताल में थी। सुखमनी पाठ से लेके महामृत्युंजय मंत्र तक लगातार पाठ होता था। पापा आर्य समाजी थे, बस हर वक्त मम्मी के पास बैठ के गायत्री मंत्र पढ़ते थे। और जब अस्पताल से लौटकर मम्मी घर आई तो वो मम्मी ना थी जिसको हम जानते थे, और एक सिलसिला शुरू हो गया मम्मी की देखभाल का। पापा एकदम टूट गए थे, बस यही कहते थे, थोड़ा सा ठीक हो जाए इसे ले जाऊंगा इंडिया। और नीरज बहस करने लगता, क्या कर लोगे इंडिया में? जैसा इलाज यहाँ हो रहा है वैसा वहाँ नहीं हो सकता। फिर हम सब यहाँ हैं, आप वहाँ कैसे अकेले रहेंगे? पापा बुदबुदाते, यही तो बात है ना, अकेला पड़ गया हूँ, यहाँ का मुझे कुछ पता नहीं है। और वहाँ नीरज और पापा रोज किसी न किसी बात पर झगड़ते। नीरज का सारा ध्यान मम्मी पर था और पापा की उलझन वो समझ नहीं पा रहा था। और पापा अक्सर बुदबुदाते, बहुत गलती की जो इसको अमेरिका आने दिया। ओके, कट किया फिर से। हालांकि इस बात की, जब पापा शुरू में यहाँ आए थे तो सबसे पहले उनकी यही बात होती थी कि पापा यहाँ पर क्या काम करेंगे और कैसे अपने आप को व्यस्त रखेंगे। लेकिन अब पापा हमेशा यही कहते हैं कि उनको वापस इंडिया जाना है। पापा को अपनी निर्भरता का एहसास था मम्मी पर। अपनी उनकी हर जरूरत का ध्यान रखने वाली मम्मी अब खुद लाचार थी। अपनी बात बोलकर समझा नहीं पाती थी। बिस्तर से उठकर बाथरूम तक जाना मुश्किल था। पापा चुपचाप देखते रहते थे, लेकिन धीरे धीरे कुछ आत्मनिर्भर होने लगे। और जैसे ही मम्मी थेरेपी के बाद कुछ अच्छी हुई, पापा ने जिद पकड़ ली कि अब वो इंडिया लौट ही जाएंगे। नीरज ने भी हार मान ली। मम्मी पापा को छोड़ने नीरज इंडिया गया था। कुछ दिन वहाँ रहा, नर्स का इंतजाम किया। फिर पापा और मम्मी की सारी दवाइयाँ समझाकर वापस लौट कर आया। मैं भी छुट्टी लेकर जब मम्मी के पास गई और देखा मम्मी और पापा वाले बेडरूम में सिर्फ पापा सोते हैं, मम्मी बाहर वाले कमरे में सोती हैं दीवान पर, और दूसरे दीवान पर मम्मी की नर्स। एक रात जब मैंने वहाँ सोना चाहा तो मम्मी ने ऊँ ऊँ करके हाथों को हिलाकर अपनी बात समझाकर मुझे मना कर दिया।
नर्स शायद मेरे चेहरे का आहत भाव देखकर बोली, आंटी को रात को बाथरूम में जाना पड़ता है, आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती इसलिए। मैं जानती हूँ वो सिर्फ मेरा दिल रख रही थी। एक दो दिन में ही मुझे लगने लगा कि मम्मी को मेरी ज़रा भी ज़रूरत नहीं, क्यों आई सब पड़ोसियों के घर पर अपना घर बार छोड़कर। और एक दिन यही सोचकर रो रही थी तो पापा ने समझाया, तो अपनी माँ की सोच कितना लाचार महसूस करती होगी। एक दिन नर्स ने मुझे बुलाकर कहा, दीदी चलो आंटी बुला रही है। मैं मम्मी के पास पहुंची तो मम्मी मेरा हाथ पकड़कर बेडरूम में ले आई, पापा की चाबी उठाकर मुझे दी और इशारे से अलमारी खोलने को बोला। फिर कुछ कपड़े इधर उधर करके ढूंढने लगी। उनके हाथ थोड़ी थोड़ी देर में उठे, उन्हें घुमाती हुई मुंह से ऊं करने लगी। मम्मी क्या देख रही हो, मैं पूछ रही थी, और साथ ही कपड़े इधर उधर रखने में मदद कर रही थी। जो वो ढूंढ रही थी उनको मिल नहीं रहा था। फिर वो मुझे स्टोर रूम में ले गई, एक बड़े संदूक को खोलने को कहा। मैंने संदूक खोला, मम्मी की पुरानी साड़ियाँ थी। ऊपर की साड़ियाँ पीछे हटाकर उन्होंने नीचे से अपनी लाल वाली साड़ी निकालकर मेरे हाथ में दे दी। फिर अपना एक हाथ अपने माथे को लगाया, फिर आसमान की तरफ इशारा किया, फिर माथे को लगाया, फिर इशारा किया, फिर हाथों में साड़ी मुझे देकर अपने ऊपर ओढ़ने लगी। मेरी जोर से रुलाई छूट पड़ी और मैंने कहा, मम्मी ऐसे क्यों कह रही हो। मम्मी ने मुझे अपने से अलग किया और सिर हिलाती हुई जैसे मुझसे वादा ले रही थी। ठीक है मम्मी, ठीक है, मैं समझ गई, कहकर मैंने साड़ी संदूक में वापस रखनी चाहिए, लेकिन मम्मी ने मुझे साड़ी पकड़ाई और इशारा किया बाहर वाले कमरे की अलमारी की तरफ। मैं साड़ी अलमारी में रखती हुई सोच रही थी कैसे मम्मी के लिए इस लाल साड़ी के बारे में बताना कितना जरूरी था। मम्मी को इस तरह एक एक करके अपने जाने वाले दिन का इंतजार करते देखकर बहुत लाचारी महसूस हो रही थी। मेरे वहां रहते ही एक दिन पापा के कंधे में थोड़ी सी दर्द की शिकायत हुई थी, लेकिन साथ ही उन्होंने लापरवाही से कह दिया था कल रात को ठीक से सोया नहीं शायद, इसलिए। मम्मी ने पापा को अपने कंधे को मलते हुए देखकर इशारे से पूछा था क्या हुआ, और पापा ने बात टाल दी। मैं लौट आई। अमेरिका की रोजमर्रा की भागम भाग में एक चीज और जुड़ गई, हर हफ्ते दिल्ली फोन करना, पापा से बात करना, नर्स से बात करना और मम्मी की बात करना। एक बार टीस उठी शुरू में, जब याद आया मैं मम्मी से बात करती थी, मम्मी की बात नहीं। लेकिन धीरे धीरे आदत पड़ गई, क्योंकि आवाज के रूप में सिर्फ उनकी ऊं ही कानों में गूंजती थी। और नीरज के साथ मेरी बातचीत सिर्फ मम्मी के बारे में सिमट कर रह गई। एक दिन बातचीत के दौरान नीरज ने बताया पापा चलते चलते गिर गए। पापा गिर गए, कैसे हुआ? मालूम नहीं दीदी, शायद थके हुए थे। डॉक्टर को दिखाया? हाँ, कल जाएंगे। और फिर उस दिन के बाद जिस तरह मम्मी के स्ट्रोक के बाद नीरज के साथ मेरी बातचीत सिर्फ मम्मी तक ही सीमित हो गई थी, उसी तरह अब पापा की और उनकी दिन ब दिन बिगड़ती हुई हालत तक सिमट कर रह गई थी। ओके, सो बीच का पार्ट कट है, लेकिन लास्ट में तो MS डिसऑर्डर के बारे में। मेरे 6 फुट के हट्टे कट्टे पापा सिकुड़कर बस एक ढांचा बनकर रह गए थे। कब से मैं उनकी इस पीड़ा की मुक्ति की भीख मांग रही थी, लेकिन आज जब उनका हाथ थामा तो एहसास हुआ कि उनके हमेशा के लिए चले जाने के लिए मैं बिल्कुल तैयार ना थी। मम्मी के कमरे से टीवी की आवाज आ रही थी। मालूम नहीं कुछ समझ भी पा रही हैं या नहीं, लेकिन घड़ी की तरह 8 बजे सेब, 9 बजे नाश्ता, 10 बजे दवा, 12 बजे जूस, 1 बजे खाना, 2 बजे दोपहर की नींद, 4 बजे शाम की चाय, 5 बजे टीवी, 6 बजे शाम की दवा, 7 बजे घर के 2 कमरों के 4 चक्कर, 8 बजे खाना, 9 बजे पैरों और टांगों की मालिश, रात की दवा, फिर गर्म दूध और सोना। हर रोज यही दिनचर्या। अगर कोई अंतर आता तो सिर्फ इतना कि घर में कोई मिलने आ गया है, या फिर कभी नीरज या मेरे कहने से पापा के कमरे तक जाना। लेकिन पापा के कमरे में भी बाहर से बस कुछ देर देखती थी और फिर अपने कमरे में लौट जाती थी। नहीं जानती क्या झेलना ज्यादा मुश्किल था, पापा की घिसकती सांसें या मम्मी की उदासीनता। फिर ऐसे ही जब पापा चल बसे और उनके आखिरी समय में मैं उनके पास थी, बस यही राहत थी।
मम्मी ने अपनी दिनचर्या में थोड़ा सा परिवर्तन किया था पापा के हवन के समय, लेकिन पापा चल बसे हैं, मालूम नहीं उन्हें मालूम भी था कि नहीं। मेरे वापस लौटने का दिन आ गया। अपना सामान सूटकेस में बंद कर रही थी कि नर्स ने बुलाया, मम्मी बुला रही हैं। मम्मी बिस्तर पर बैठी थी, मेरे हाथ में चाबी देकर अलमारी की तरफ इशारा किया। क्या चाहिए मम्मी? मम्मी हाथ हिलाकर मुझे अलमारी खोल और फिर उसी तरह वापस अपने बिस्तर की ओर चलती। शीर्षक था वो साड़ी। अब मैं ही बची हूँ और सारा समय आपके लिए। कोई वॉलंटियर है कहानी पढ़ने? लाया नहीं कहानी, कहते मैंने नई कहानी नहीं लिखी। पहले सुषम की कहानी के बाद अब खत्म हो रहा है मेरे बात तो, मतलब बातचीत हो गई। उनका नाटक। अच्छा हाँ, ठीक है। हाँ ठीक है, जितना भी वो उनको अगर चिकन कमेंट्स वगैरह जो भी चाहते हैं। मेरी कहानी परिचय देने की तो आवश्यकता नहीं, समय ही लगेगा। समय नहीं है ना? नहीं, मैंने कहा समय ही लगेगा। 3:22 हो गए, ठीक है। तो ताकि इसके बाद हमारे पास वक्त रहेगा बातचीत का। फिर मेरी कहानी का शीर्षक है स्विमिंग पूल। एक तरह से ये कहानी भी ड्राफ्ट फॉर्म में है, लेकिन अगर यहाँ पढ़ने के बाद तो इसको फाइनल करेंगे। आज मैं निश्चिंत थी एकदम। मैंने उसे पूल से बाहर निकलते देखा तो एकदम चैन आ गया कि अब आराम से जब जी चाहेगा तो निकल जाऊंगी, वरना यही मेरे सिर पर भूत की तरह सवार हो जाता कि कहीं ऐसा ना हो कि जब मैं बाहर निकलूं तभी वो निकले और फिर ठीक से नहाना भी ना हो सके। यूं ये भी बड़ी अजीब बात ही थी। उस यूनिवर्सिटी के पूल में स्विमिंग करने हम सिर्फ 2 ही हिंदुस्तानी औरतें आती थी। यूं मुझे तो अच्छा लगता था कि पहले कोई भी नहीं दिखता था, बस अमेरिकी लड़कियां या औरतें ही होती। और यहाँ के तो रिवाज ही निराले हैं। पूल से निकलकर सभी की सभी महिलाएं विमेन लॉकर में फव्वारों के नीचे अलफ नंगी खड़ी हो जाती और इतनी बेशर्मी से आपस में बातें करती रहती, हंसती और खिलखिलाती, और साथ ही सारे बदन पर साबुन मलती और यहाँ तक कि गुप्तांगों को भी खुले आम खोल खोल के साफ करती। हम तो कभी सोच भी नहीं सकते इस तरह करना। मुझे याद है माँ के साथ अमृतसर के सरोवर में स्नान किया था तो मैं तो अपनी फ्रॉक में ही थी। माँ ने बाकायदा अपना जंपर और पेटीकोट पहन रखा था। मैंने कभी माँ को नंगा नहीं देखा, यहाँ तक कि अपनी बहनों को भी आज तक नंगा नहीं देखा। वरना बड़ी दीदी की शादी के पहले सालों हमने साथ घर पर बिताए, पर ऐसा कभी नहीं हुआ कि वे हमारे सामने कपड़े बदलें या माँ ने कभी हमारे सामने कपड़े बदले हों। यहाँ तक कि मेरी हम उम्र बहन को भी कभी नंगा नहीं देखा। यूं हम एक ही कमरे में साथ रहते थे, पर ऐसा सिखाया गया था कि कभी बदलने भी पड़े कपड़े तो या तो दूसरा कमरे से बाहर निकल जाए या आप गुसल खाने में जाकर बदलें या फिर दूसरे की ओर से आंख मूंद कर कमरे में बदलें। और इस सिखलाई के हम पक्के कायल थे। हमें माँ ने एक कहानी भी सुनाई थी। एक बार पता नहीं कैसे हुआ कि एक लड़के ने अपनी माँ को नंगा देख लिया तो बस वो अंधा ही हो गया। यानी कि एक ऐसा डर बिठाया गया था हमारे मन में कि कभी भूल कर भी माँ को नग्न न देख लें।
मुझे याद है कि एक बार जब मेरी 2 साल बड़ी बहन नहा रही थी और पिताजी ने मेरे छोटे भाई को गुसलखाने की दरार से झांकने की कोशिश करते देखा तो ऐसी डांट लगाई कि घर की सारी दीवारें थर्रा उठी। तभी माँ ने वो अंधे होने वाली कहानी हमको सुनाई थी कि मन में ऐसे कौतूहल पालना भी पाप है, और ऐसा भीतर तक डर बिठाया था कि हम में से कोई भी किसी को लेकर ताक झांक करने की कोशिश तक ना करे। शायद ये सिर्फ मेरे आर्य समाजी घर की ही बात नहीं थी, क्योंकि मेरी सारी सहेलियों का भी नजरिया ऐसा ही था। हमने कई बार आपस में सहेलियों के घर रातें बिताई, पर ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई किसी के सामने निर्वस्त्र हुआ हो। सब बारी बारी से गुसलखाने जाके कपड़े बदल आते। तब हम लोग गुसलखाने में ही कपड़े बदला करते थे, पर यहाँ पूल में तो बेपर्दा और बेदीवार गुसलखाने हैं। अलबत्ता फ्लश तो दीवार की आड़ के अंदर ही है, पर नहाना खुला, प्लास्टिक का पर्दा तक नहीं। बस इतना जरूर है कि औरतों के अलग और मर्दों के अलग गुसलखाने हैं। खैर, मुझे अमेरिकी औरतों के आगे तो शर्म आती भी थी, तो खुद को इस तरह समझाकर अब बेशर्म हो चुकी थी कि यहाँ का दस्तूर यही है। इनका ध्यान भी इस बात पर नहीं जाता कि कोई नंगा नहा रहा है। इनकी नजर तो बस खुद पर ही रहती है, और लेकिन किसी हिंदुस्तानी के सामने नंगा नहाने का मौका नहीं बना था, और इस ख्याल से मुझे खौफ भी होता था कि कभी हिंदुस्तानी महिला ने मेरा नंगा जिस्म देख लिया तो खुदा जाने क्या हो जाए। शर्म से शायद धरती में ही समा जाना पड़े। इसी से कभी कभी वो हम उम्र से दिखने वाली महिला पूल में दिख जाती तो मेरा सारा दिमाग इसी सोच में लग जाता कि इससे कैसे बचा जाए, क्योंकि तैरने के बाद नहाना भी लाजमी था, वरना पूल के पानी के क्लोरीन और दूसरे जिस्मों की छुआछूत अपने बदन पर लिए तो घर नहीं आया जा सकता था। यूं मैंने इस बारे में सोचा भी कि एक हिंदुस्तानी महिला के सामने नंगा नहा लेने में मुझे मुश्किल क्यों आती है, जबकि अमेरिकी महिलाओं की उपस्थिति में मैंने इस स्थिति से समझौता कर लिया है कि तैरना है तो ये सब भी झेलना होगा। जो व्यवस्था है उसमें ढलना ही पड़ेगा, जैसा देश वैसा भेष। क्या ये बचपन के दिए गए संस्कार हैं? भारत में हम थे तो लड़कियां स्विमिंग करती ही नहीं थी, सो ऐसा सवाल कभी उठा नहीं। अगर गंगा नदी में नहाने गए तो पूरी की पूरी साड़ी पहने ही पानी में डुबकी लगा ली। यूं भारत में ऐसे लोग भी हैं जो बिना गुसलखाने के खुले पोखरों में नहाते हैं। कृष्ण और गोपियों की भी कहानी बहुत चर्चित है, जहाँ गोपियां किनारे पर कपड़े उतार पानी में नहाने गई, और ये वाला मैंने काट दिया है वक्त के मारे। मेरे भीतर ये उलझन अक्सर उठ जाती थी कि एक तरफ तो हम जिस्मों के सिर्फ माटी होने की बात करते हैं कि सच आत्मा है, वहीं दूसरी ओर जिस्म को इतनी महत्ता कि वो हमारे भीतर को ही उलट पुलट कर रख दे। मुझे याद है जब मैंने कॉलेज में दाखिला लिया तो बहुत मन था कि मैं वहाँ तैराकी सीखूं, पर वो क्लासें खत्म होने के बाद सिखाई जाती और मुझसे उम्मीद की जाती कि कॉलेज खत्म होते ही घर की ओर चल दूं। यूं कॉलेज की स्पेशल बस भी तभी निकलती थी, वरना बसें बदलकर धक्के खाते जाना होता और देर शाम घर पहुंचती। घर के पास एक आर्मी ऑफिसर्स का क्लब था जहां स्विमिंग पूल था, पर वहां कोई महिला अगर तैरती दिख जाती तो वो फिरंगी ही होती। मेरी एक मित्र की छोटी बहन 8-9 बरस की थी जो वहां जाती थी। अक्सर मैं भी सहेली के साथ वहां जाती, पर मेरी सहेली जो मेरे साथ कॉलेज जाती तो कभी भी पानी के अंदर नहीं गई। बस हम उसकी छोटी बहन को तैरते हुए देखते और किनारे बैठे गपशप मारते रहते। और तो और हमें उन दिनों स्विम सूट पहनने में भी शर्म आती थी। सिर्फ इसीलिए तैरने की भी शर्म थी कि स्विम सूट पहनेंगे तो आधे से ज्यादा जिस्म उघड़ जाएगा, किसी ने देख लिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। डर डर डर, शायद ये भी सुरक्षा नियमावली का सूत्र था, तो इसमें मैंने
कुछ एक और बातें कही कि जो आप लोगों ने आजकल के हिंदुस्तान में सुनी होंगी, कपड़े ना पहनो और रेप हो जाएगा इसलिए कि आपके खुला बदन दिख जाएगा। कुछ जिम की बात उठी। हाँ, मुझे अपने साथ काम करने वाले एक पाकिस्तानी मित्र की याद आई, जो कहने लगा, हाँ, कुछ जिम की बात उठी तो कहने लगा कि मैं तो जिम जाता ही नहीं, सारे आदमी नंगे नहाते हैं, मुझसे नहीं देखा जाता, ना मैं खुद ही किसी आदमी के सामने कपड़े उतार सकता हूँ। तब मुझे समझ में आया कि ये सिर्फ मेरी समस्या नहीं थी, हम जो भारतीय उपमहाद्वीप में बड़े हुए सबकी इस तरह की ग्रंथियां होती हैं। पर मैंने इधर ठान भी लिया था कि अपनी इस हिचक पर जरूर विजय पाऊंगी, आखिर इतनी भी क्या बात है। अगली बार जो ही वो भारतीय महिला तैराकी खत्म करके पानी से बाहर निकली तो मैं भी उसके पीछे निकल आई। आज सामना होना था और मैंने खुद को तैयार कर लिया था, जबकि वो तैयार थी या नहीं इसका अंदाज मुझे नहीं था। हो सकता है उसके भीतर वैसी गांठें ना हो जैसी मुझ में हैं या मुझसे ज्यादा हो, क्या पता। वो काफी देर तक स्विम सूट पहने ही फव्वारे के नीचे खड़ी रही। 2 और अमेरिकी महिलाएं भी हमारे साथ नहा रही थीं और उन्होंने स्विम सूट उतार दिए थे। मैं भी स्विम सूट उतारे बिना ही पानी के नीचे खड़ी रही। फिर सहसा अपने मन की हिचक को परे करके मैंने भी सूट उतार दिया, पर अब मेरी पीठ ही उस भारतीय महिला की तरफ थी, मेरे सामने का हिस्सा दीवार की ओर। वो सिर्फ मेरा पीछा ही देख सकती थी। मैंने उसी तरह खड़े हुए शरीर में साबुन लगाया, फिर बाल धोने लगी। बालों के लिए शैम्पू उठाने के लिए मुझे सामने होना जरूरी था, पर जो ही मुड़ी तो देखा गेहुए रंग की कमर के नीचे के उभार और खूब मजबूत टांगे, यानी कि वो भी मेरी तरफ पीठ करके नहा रही थी। और उसने मुझे तब नहीं देखा जबकि मेरी आंखें उसका मुआयना कर रही थी, यानी कि वो भी इस बात के प्रति सचेत थी कि किसी तरह हमारा एक दूसरे से सामना ना हो। शैम्पू लगाकर मैं देर तक इसी तरह नहाती रही, उसकी ओर पीठ किए कि शायद वो इस बीच नहाना खत्म करके बाहर निकल जाए। यूं बाहर निकलते ही हम सबके लॉकर थे जहां से कपड़े निकाल कर पहनने होते थे। यहाँ भी नंगे दिख जाने का खासा रिस्क था, पर अब हिम्मत की है तो सब कुछ करना था मुझे। जो ही फव्वारा बंद करके मैं बाहर निकलने लगी तभी वो भी मुड़ी। पल भर में हम एकदम एक दूसरे के सामने थे, अलफ नंगे। हम दोनों ही भौचक सी एक दूसरे को देखने लगी। उसका कुछ गोल मटोल सा जिस्म पर कसा हुआ था, पेट थोड़ा बाहर को निकला, छातियां बड़े बड़े रस भरे पके आमों सी, और निचले तिकोन पर खिचड़ी छितरे बाल। दूसरे ही पल वो झट से गुस्लखाने के बाहर टंगे तौलियों में से अपना तौलिया लेकर ना दिखाए जाने वाले अंगों को ढकने लगी। मैं भी उसके पीछे पीछे तौलिया लपेट अपने लॉकर के पास आ गई। जिसका डर था वो हो चुका था। जब कुछ अनचाहा घट ही जाता है तो या तो हम वहां से भाग खड़े होते हैं या फिर सामना करते हैं। भागने वाले डरपोक और सामना करने वाले हिम्मती, शायद हम दोनों को ही भगोड़ा कहलाना खलता। यहाँ की सभ्यता का तकाजा था कि हम एक दूसरे से आंख ना चुराकर एक भले इंसान की तरह मुस्कुराकर मिलते। यूं चुरा भी जाते तो बात हम दोनों के बीच की थी, पर मन में अस्वस्थता महसूस हो रही थी, शायद उसके भी। कपड़े पहनते पहनते हमारी आंखें फिर मिली। इस बार मुझे देखते ही वो मुस्कुराई। मैं भी सिर हिलाकर अभिवादन सा करती मुस्कुरा दी। बोल पड़ी वो, आपको कई बार देखा है यहाँ मैंने, क्या रोज आती हैं? वो ऐसे बोल रही थी जैसे कि हमारे बीच कोई बड़ी बात ना हुई हो। मैं भी अचानक एकदम सहज सी हो गई। रोज तो नहीं, पर हफ्ते में 2 या 3 बार तो आ ही जाती हूँ। वो बोली, मैं मंगलवार को जरूर आती हूँ। अगर आप भी आती हूँ तो तैराकी के बाद हम लोग साथ लंच ले सकते हैं। अचानक इतनी बेतकल्लुफी
वो इस तरह दोस्ताना ढंग से मुझसे बात कर रही थी जैसे हम बरसों से एक दूसरे को जानते हों। मुझे भी कुछ ऐसा अनुभव हुआ जैसे वो अरसे से मेरी तैराकी की साथिन हो। ठीक है, तो अगले मंगलवार की बात पक्की रही। कुछ देर पहले की वो अनजान, अनचाही, अजनबी पता नहीं कहाँ गायब हो गई थी। मैं उससे विदा लेकर घर की ओर आ रही थी तो बहुत हल्का हल्का महसूस हो रहा था, जैसे आज के दिन अचानक ही कुछ अच्छा घट गया था। ऐसा महसूस हुआ कि आज हम एक दूसरे के व्यक्ति से परिचित हो रहे थे। जिस्म कहीं हम होते हैं वो हमसे अलग होता है, अलग हस्ती रखता है। वो हमारा होता है पर हम वो जिस्म नहीं होते। अगर हम नंगे होते हैं तो हमें लगता है जैसे कि हम वो पूरे नहीं होते। ये तो जो कुछ भी था जिस्मों के बाहर था, शायद ये हम दो इंसानों का जुड़ना था। इसके बाद भी पैराग्राफ पर दो। वैसे पहले मैंने इस कहानी का शीर्षक जो है वो मैंने स्विमिंग पूल रखा था, और एक दूसरा शीर्षक इसका जो रखा था वो रखा था जिस्म के बाहर और जिस्म के बाहर, जिस्म के भीतर। तो उसके बाद थोड़ा और पैराग्राफ था जो मुझे लगा शायद ज़्यादा वो बात खोल के कह रही हूँ तो कहानी बोलना चाहिए, तो इसलिए मैंने बाहर जिस्म के भीतर। तो उसका अंत में जो मैं कह रही थी, रेखा जी आप आ जाइए। हाँ, ये तुम कमेंटेटर। मैं जाती हूँ। नहीं, आप रेखा आई। रेखा भी मुझे मजा बहुत इस चीज का आ रहा था कि यहाँ पे आधी जनता जो है वो इंद्रप्रस्थ कॉलेज शैलजा इंद्रप्रस्थ से हैं, अनिल भी इंद्रप्रस्थ से हैं, और रेखा इंद्रप्रस्थ से हैं, और हर्षमाला और मैं, हम सब इंद्रप्रस्थ के लोग हैं। तुमने इंद्रप्रस्थियों से शादी की है। इंद्रप्रस्थ कॉलेज की स्थापना 1924 में हुई थी और एक पूरी पीढ़ी सशक्त स्वतंत्र महिलाओं की तैयार की है इस कॉलेज ने। आज हम जो भी हैं तो हमेशा लगता है कि किस जगह से उठ के कहाँ आए थे और क्या नज़रिया उस कॉलेज ने हमें दिया। तो कभी आप कुछ लोगों को या कुछ संस्थाओं को आप धन्यवाद नहीं कर सकते, ऋणी नहीं हो सकते, लेकिन हमें ये मौका मिला है वहीं लौटने का। तो हमारी जिम्मेदारी है कि जो इस संस्था ने हमें दिया हम आगे दें और ये धरोहर आगे बांटें, परंपरा कायम रहे। बिल्कुल। आपका शोध प्रवासी लेखन? नहीं, मेरा शोध तो वैसे स्वतंत्रता के बाद की जो हिंदी कहानी है उसमें व्यक्ति और व्यवस्था के संबंध पर है, इंडिविजुअल एंड द सोशल ऑर्डर। तो उसमें तरह तरह की चीज़ें मतलब जो व्यवस्था से जुड़ी हुई, जिसमें निजता भी है और व्यवस्था का बाहरी रूप भी है। कितने रूप हो सकते हैं व्यवस्था के, उन सबको उस तरह से देखा गया है। और व्यक्ति का विद्रोह, संघर्ष, तो कई तरह की उसमें रंगत है उन मतलब स्वाधीनता के बाद की हिंदी कहानी को लेकर। और 96 में ये शोध मैंने जमा किया था, तो काफ़ी लंबा अंतराल और कहानी के कई दौर उसमें दर्ज हुए हैं। लेकिन मैं फिर भी आज अपनी बात कुछ भी शुरू करने से पहले ये कहना चाहती हूँ कि शोध करने से आप कहानी के विशेषज्ञ नहीं हो जाते हैं। सुषम जी जहाँ यहाँ बैठी हैं तो मुझे कितना संकोच हो रहा है
क्योंकि ऐसे लोगों की कहानियां पढ़ पढ़ के कहानी की समझ हमारे भीतर जो भी थोड़ी बहुत बनी है वो बनी है। और हमेशा मतलब इतने सालों बाद, अब बहुत दिन से कुछ कहानी आपकी नहीं पढ़ी है, लेकिन आज जब आपकी मैं कहानी सुन रही थी तो मुझे लगा कि किसी भी बड़े लेखक की क्या पहचान होती है कि वो आपकी समझ को चुनौती देता है। और सुषम जी की कहानी उसी तरह आज मुझे चुनौती दे रही थी कि मैं कैसे उसे इंटरप्रेट करूंगी। और यकीन जानिए अभी बाद में जब शीर्षक की बात हुई तो जो सबका मत था, मेरा मन उसके बिल्कुल विपरीत था। उसके कारण मतलब मुझे लगते हैं कि जिस्म के भीतर, जिस्म के बाहर, देह से परे, मतलब एक बहुत ही दार्शनिक से शीर्षक है जो ये कोशिश कर रहे हैं कि कहानी की मतलब जिस तरह से फिलोसोफाइज किया जा रहा है कि आप कहानी को उस मोड़ पे ले जाके छोड़ें, जबकि मुझे लगता है कि कहानी अपनी पूरी टोन में बहुत सजेस्टिव है। कहानी धीरे 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 बनती है, एक लंबा प्रसंग चलता है, उन प्रसंगों से बहुत सी बातें होती हैं और फिर वो जैसे अपने उस चरम तक पहुंचती है कि ये सारी बातचीत जो थी वो देह धर्म की ही बात नहीं है, ये जिस्म की बात नहीं है, जिस्म की नुमाइश की बात नहीं है, स्त्री देह की बात भी नहीं है, ये एक व्यक्ति की देह की बात है, ये एक व्यक्ति की अस्मिता की बात है और क्या उसके अस्तित्व को उसकी देह से अलग करके समझा जा सकता है या नहीं। ये दो संस्कृतियों के मतलब जो आधार है उसकी भी बात है कि आप कैसे जाते हैं। हमारे यहाँ तो देह के कोई मायने ही नहीं है ना, फूटा कुंभ जल जल ही समाना। तो जिस देह के कोई मायने नहीं है उस देह को इतना आवरण में रहना है, और यहाँ जिस देह के इतने मायने हैं या जो देह एकदम प्रस्तुत है उसमें नग्नता है ही नहीं। तो एक अजीब सा द्वंद्व जो है इस कहानी में मतलब मुझे नजर आया, और एक डिफरेंट लीग की कहानी है जिसे कहना चाहिए, मतलब जो बिल्कुल अपने आप में अलग खड़ी होती है उस तरह से। और सबकी कहानियां बहुत अच्छी थी और इतनी इंटेंस थी और सुनते हुए मुझे बहुत ही खुशी हुई। और यकीन जानिए ये 6-7 कहानियां जो आज पढ़ी गई हैं ना, अगर आज आप कोई भी संकलन बनाना चाहें तो इनमें से हर एक कहानी ऐसी थी जिसे वहां लिया जा सकता है और वो महत्वपूर्ण कहानी होगी। छोटी छोटी 2 बातें और हर्ष बाला और शैलजा की कहानी पर बात करते हुए रखना चाहूंगी। और मैं ये भी बताना चाहती हूँ, ईला प्रसाद हमारे साथ हैं। जी ईला जी नमस्ते, आप सुन रही हैं हमको? वो सुन रही हैं लेकिन हम उनको नहीं सुन सकते। अच्छा कहानी के बाद आप आएंगे। हाँ, मैं बहुत माफी चाहते हैं। आपको इनके साथ अलग से बैठ के सुननी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। ये अनिल प्रभा है। अनिल, ये आप लोग मिले नहीं थे पिछली बार? क्यों तुम आई नहीं थी अनिल? मैं मिलवा देती हूँ तुमको। ये अनिल प्रभा है, रेखा सेठी है, हर्ष बाला है और शैलजा पीछे हमारे, बाकी सबको तुम जानते जी। हमारे पास अगर हमने 4 बजे सच में खत्म करना है तो थोड़ा सा समय है। 5-7 कितने मिनट हैं? 3:44। हाँ 3:40। चलिए, तो रेखा जी आप बात कीजिए, उसके बाद हम और इलाजी से बात करेंगे। रेखा जी ने तो सुना नहीं। तो आपने उनके बारे में बोल रही हैं। हाँ, मैंने हर्ष बाला की और शैलजा की कहानी जो बात करने के लिए थोड़ी चुनी है, उसका
का एक कारण भी है कि कल हम जो परिचर्चा कर रहे थे ये बातें उससे जुड़ती हैं। तो मैं कोशिश करूंगी बहुत छोटी छोटी तरह से अपनी बात करूं कि हर्ष की कहानी में कल जो मैंने कहा था कि आजकल जो वहाँ कहानी लिखी जा रही है उसमें किस्सा गोई का गुण है और लेखक किस तरह कहानी को तोड़ तोड़ के मतलब बीच बीच में अपनी उपस्थिति जाहिर करता है, वो शैली आपको यहाँ दिखाई दी। और एक खास चीज़ हो रही है कि कहानी विजुअल बन रही है, दृश्यात्मक बन रही है, ठीक जैसे कि मीडिया, सिनेमा, टेलीविज़न है, तो इस कहानी में भी आपको वो विजुअल, वो दृश्यात्मकता यहाँ नज़र आई होगी। चुस्त चटकीली हिंदी जिस तरह से मतलब ये कहानी में रोचकता पैदा करने के लिए छोटे छोटे वाक्यों को तोड़ तोड़ के एक नई शैली, जैसे भाषा का प्रयोग हम करते हैं और भाषा से प्रयोग हम करते हैं, तो ये भाषा के साथ एक तरह का एक्सपेरिमेंट है जो इस कहानी में दिखाई पड़ता है। जी जी अच्छा, शैलजा की कहानी इसलिए मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगी कि कल हम कह रहे थे कि क्या जो प्रवासी लेखन है क्या वो अपनी ज़मीन से जुड़ रहा है, मतलब अब जिस ज़मीन पे रह रहा है उसके जो संदर्भ हैं क्या वो उनको ला पा रहा है या नहीं। तो निश्चित तौर पे इस कहानी में अपने परिवेश की एक संवेदनशील परख दिखाई पड़ती है, जिस ब्लैक स्त्री मतलब जो हम जिसे आलोचना की शब्दावली में हाशियाकृत समाज कहते हैं, तो वो ब्लैक स्त्री इसके केंद्र में है, लेकिन उसके माध्यम से जिस मानवीय गरिमा को प्रस्तावित किया जा रहा है वो मानवीय गरिमा इस तरह के नस्ल के, देश के, जाति के सारे भेदभाव को निरस्त करती है। तो वो इस कहानी का केंद्र है। दूसरी बात कि ये कहानी जिस विश्व दृष्टि को लाती है, जिस वर्ल्ड व्यू को लाती है, तंजानिया, युगांडा का जो जिक्र है वो हमारे समाज की जो राजनीतिक पावर इक्वेशंस हैं उन पे भी सोचने को हमें विवश करता है कि कैसे एक ही ग्लोबल वर्ल्ड जिसे हम कहते हैं वो किस तरह से मानवीय गरिमा का हनन भी करता है। तो मतलब कैसे आप ना चाहते हुए भी ये भूमंडलीकरण कोई वसुधैव कुटुंबकम जैसा नहीं है, शोषण के नए नए चेहरे तैयार करता है, वो यहाँ दिखाई पड़ता है। जिस बिंदु पे मैंने अपनी बात खत्म की थी कि प्रवासी साहित्य की विशेष देन है कि उस अंधेरे में से एक रोशनी की किरण दिखाई पड़ती है और शायद इस रोशनी की किरण पर ही दुनिया टिकी है। और सीमा जी की कहानी सुनते हुए मतलब मेरा मन इतना चटक रहा था कि मतलब ये एक ऐसी परिस्थितियां हैं जो आप किसी भी देश में रहते हो लेकिन इनसे आप अपने आप को घिरा हुआ पाते हैं। और सविता जी की कहानी में भी वैसा था। मतलब वो पीड़ा शायद हम जिस तरह से समझते हैं उसे बयान कर पाना मुश्किल है, लेकिन एक छोटा सा सवाल है कि ये सारी कहानियाँ, नीना जी की कहानी भी उसी में है कि ये बहुत सच्चे खरे मानवीय अनुभव की कहानियाँ हैं। साथ ही ये सवाल पैदा करती हैं कि ये जो सच्चे खरे अनुभव जब कहानी में आते हैं तो कहानी में क्या हम मतलब उस अनुभव के साथ हमारा ट्रीटमेंट बदल सकता है। तो अगर वो ट्रीटमेंट बदल सकता है तो फिर उसके कई शेड पैदा होंगे। तो मतलब उसी से उसकी इंटेंसिटी या उसकी अभिव्यंजना या जो भी फर्क आते हैं वो उसी से आते हैं। धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपने कोई कहानी सुनी थी इला जी? अभी वो बोल रही हैं तो नहीं, उसने कुछ नहीं सुना। अच्छा, तो हम लोग ऑडियंस से सवाल हाँ सवाल कर सकते हैं।
कर लेना। अच्छा ऑन करके फिर आई थिंक दिस इज गुड। जो भी ऑडियंस में से बोलेगा वो देखना, हाथ लगा के। उन्होंने ऑन तो किया था उसको दबा हेलो। के। हाँ, सॉरी। तो मैं ये कह रही थी कि ये बहुत अपने आप में लेखक के लिए एक चुनौती होता है कि अपने अनुभव को कहानी में कितने शेड्स में और उन शेड्स को कैसे सच्चाई के साथ जोड़े हुए प्रस्तुत कर सके। और शेड्स पे से जो संवेदना, जो प्रश्न, जो वैश्विक दृष्टि, जो आसपास के साथ के अनुभव के साथ का जो आपकी उपस्थिति है अनुभव में, उसको कैसे प्रस्तुत किया जाए। तो ये अपने आप में एक चुनौती होती है। और अगर हम हर लेखक अपने अनुभव के साथ उस चीज को समझ करके कहानी लिखता है तो वो एक अलग लीग की कहानी बन जाती है। वरना मतलब दूसरी ही बात हो जाती है कि हमने अपना अनुभव तो कहा, जो कि बहुत सारे लोग तो बहुत। ये शैलजा जी, मैं आलोचना कितनी भी कर लूं लेकिन कविता और कहानी लिखने से बहुत डर लगता है, इसलिए कोई और रियली गुड कि हर एक ने और लिया कहानी ली, मगर उसमें कॉन्फ्लिक्ट की मेरे को कमी लगी। क्या आप इसके बारे में क्या बताओगे? लाइक चलता है तो एक ऐसा चलता है तो मजा आता है, राइट? वहां पे एक सीधी सरल कहानी चल रही है, उसमें ऐसा कि एकदम ऐसा चलेगा, राइट? चुटका था। Do you understand what I'm talking about, right? नहीं, कॉन्फ्लिक्ट की कमी। नहीं, वो जो कहानी चल रही है बहुत सरल सी कहानी है, मगर उसमें कॉन्फ्लिक्ट की कमी मेरे को लगी। नहीं, मैं मतलब ये जो बात आप कह रहे हैं, ये कहानी का जो विकास हुआ या जो कहानी में परिवर्तन हुए हैं, ये उसका नतीजा है। ये जो कॉन्फ्लिक्ट की आप बात कर रहे हैं,